चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, नाम से देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी, यानी कि एक्चुअल में हमको इस वाले टॉपिक में यह पढ़ना है कि कौन सी धातु जो है कितनी ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि उनकी रिएक्शन करने का रेट, यानी कि अभिक्रिया करने का दर किनका किससे ज्यादा है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। या हम कह सकते हैं कि किस स्पीड से कौन से मेटल या धातु अभिक्रिया करते हैं, उस स्पीड को हमको पढ़ना है, उस रेट को हमको पढ़ना है। जैसे क्या किया गया है कि एक सक्रियता श्रेणी बना दिया गया है, पहले ही से एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी बना दिया गया है, जिसमें कहा गया कि पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है जिसे हम अभी लिख रहे हैं। उसके बाद पोटेशियम आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि Ag, Au यानी चांदी, सोना। ये जो है ना धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। कहने का मतलब ये है ना कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो धातुओं का रिएक्शन करने का रेट जो है ना बढ़ते जाता है। नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाए तो रिएक्शन करने का रेट बढ़ते जाता है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो धातुओं का रिएक्शन करने का रेट जो है घटते जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे तय होता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मतलब को समझ लेते हैं कि आखिर में धातुओं की सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या हुआ। अब यहां पर देखते हैं, अगर पोटेशियम जो है सबसे ऊपर है, इसका सीधा सा मतलब कहने का यह है कि पोटेशियम जो है ना इन सारे, ये जो सारे एटम्स हैं, इन सब एलिमेंट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो पोटेशियम है। यानी कि ये भी जो मेटल दिए गया है, जितना भी मेटल यहाँ पे लिखा गया है, नाम लिखा गया है, उनमें जो पोटेशियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम जो है रिएक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे है, बाकी सबसे ज्यादा वो रिएक्टिव है, बस पोटेशियम से कम है। कैल्शियम जो है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम जो है कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर सोना यहाँ पे लिखे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है सबसे कम रिएक्टिव है। अगर इस लाइन में हम ऐसे भी देखना चाहें कि कैल्शियम में और फेरस में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, किसके रिएक्शन करने की स्पीड जो है ज्यादा है, तो अपने आप कहेंगे ऊपर है कैल्शियम तो इसका जो है रिएक्शन करने का रेट जो है ज्यादा है, अभिक्रिया का दर ज्यादा है। कभी भी फेरस से ज्यादा रिएक्टिव जिंक होगा, एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा। अब आपको क्या करें, अब आपसे पूछ दे ऐसे 4 तत्वों का नाम दे दे, फेरस, लेड, Au, जिंक, और आपसे पूछे कि ये बताइए कि इन चारों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो हम देखते हैं कि फिर जिंक जो है ना ऊपर है, यानी कि जिंक क्या है, इन चारों में जिंक तो कम से कम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर दे दे फेरस, सोडियम, एल्युमिनियम, Au, अब आपसे पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ऊपर में जो है सोडियम है, इसका मतलब ये है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो अब आपको लगता है कि ये चीज समझ गए होंगे कि धातु की सक्रियता श्रेणी में किस तरीके से ये तय होता है कि कौन सी धातु जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये तो हम देख लिए, लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है, ये सोचने वाली बात है ना कि ये जो सक्रियता श्रेणी है आखिर इसको बनाया किसने है, और बनाने का जो आधार है वो क्या है, किस आधार पर इसको बनाया गया है, कैसे डिसाइड किया गया है। कैसे ये डिसाइड हो जाएगा कि सोडियम जो है कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे ये डिसाइड हो जाएगा कि फेरस जो है, आयरन जो है वो लेड से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो इसका एक तरीका है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 10 पहलवान को ले लेते हैं ना, 10 को लड़ाना है और हमको तय करना है कि 10 में 1 नंबर पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, 2 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर पे
कौन आएगा। मान लेते हैं 10 पहलवान हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ठीक इसी तरीके से आप इस पे अप्लाई करते रहिए, अपने आप जो है बात समझ में आ जाएगा। 10 पहलवान हम ले लिए, है ना। 10 पहलवान ले लेते हैं और क्या करते हैं कि एक को इसको हम क्या करते हैं कि सबसे लड़वाते हैं, है ना। एक को बाकी 9 से लड़वाते हैं, कुश्ती करवाते हैं। क्या होता है इसमें, एक क्या करता है ना कि बाकी सबसे जीत जाता है, किसी से हारता नहीं है। तो 1 नंबर पे कौन आएगा, 1 नंबर पे कौन आएगा, 1 नंबर वाला आएगा। फिर हम क्या करते हैं कि दूसरे नंबर को बाकी सबसे लड़वाते हैं। तो क्या होता है ना कि दूसरा नंबर वाला 1 से हार जाता है, बाकी सबसे जीत जाता है। तो हम कहेंगे ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, 2 नंबर पे ये है। अब क्या करते हैं, 3 को लड़ाते हैं। 3 क्या करता है, लड़ता है ना सबसे, तो बाकी तो सबसे जीत जाता है, लेकिन इन दोनों से हार जाता है। तो 3 नंबर पे ये आ गया। अगर हम कहें 4 जो है, 4 को बाकी सबसे लड़वाते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे सबसे लड़वाते हैं, लेकिन 4 करता क्या है ना कि बाकी इन तीनों से हार जाता है, लेकिन इन सबसे जीत जाता है। 4 यहां पे लिखेंगे। इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे ना कि ये वाला 10 नंबर पे जो है सबसे कमजोर है, ये वाला जो है सबसे स्ट्रांग है, 4 वाला जो है 3 से तो कमजोर है, लेकिन 5 वाले से ज्यादा स्ट्रांग है। डिसाइड हो जाएगा ना कि सबको सबसे लड़वा के हम देख लेते हैं। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी होता है। चलिए एक रिएक्शन करके देखते हैं हम। जैसे कॉपर सल्फेट को हम रिएक्शन कराते हैं फेरस से, है ना। ये कॉपर यहां पे लिख लेते हैं, कॉपर AgAu, है ना। क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करा लेते हैं आयरन से। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को बाहर निकाल कर फेंक देगा, कॉपर को बाहर निकाल कर फेंक देगा और खुद जो है ना सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है ना कि फेरस जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या कर रहा है कि यहां से कॉपर को निकालकर फेंक दिया। अगर यही चीज आपको टेस्ट करना है तो क्या कीजिए कि फेरस सल्फेट को FeSO4 को कॉपर से रिएक्शन करा के देखिए, रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्शन इसलिए नहीं होगा ना, कॉपर इसलिए फेरस को नहीं हटा पाएगा क्योंकि कॉपर फेरस जो है खुद ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है इससे लेस रिएक्टिव है। ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट को रिएक्शन करा देते हैं एल्युमिनियम से या मैग्नीशियम से। तो क्या लगता है, मैग्नीशियम हम देख रहे हैं ना ऊपर है, स्ट्रांग है, जिंक कहाँ है, नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मैग्नीशियम सल्फेट तो बन जाएगा MgSO4, लेकिन और ये जिंक बाहर जाएगा। अगर यही जिंक को हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को हम रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। तो ये वाला जो रिएक्शन का प्रोसेस है ना, ये जो हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, ये जो तरीका है ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, विस्थापन अभिक्रिया का, जो है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें अगर जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो अपने से कम, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा अपने से वीक वाले को क्या करेगा, रिएक्शन से बाहर निकाल देगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सीरीज बना लेंगे और हमको पता हो जाएगा कि हमारे पास जो मेटल है ना, उस मेटलों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है ना, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है, अभिक्रियाशील जो है वो पोटेशियम है, और सबसे कम जो है सोना है, Au है। तो धातुओं की ये सक्रियता श्रेणी पढ़ना था, हमको समझना था। एक्चुअली में आपसे सवाल है किसी भी तरीके से, इसमें से कोई भी दे देगा, आपको ये याद होना चाहिए इस तरीके से, सोडियम पोटेशियम, है ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड कॉपर Au यानी कि चांदी और सोना Ag और Au। तो ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। जब एग्जाम में पूछेगा ना कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तब आप यहां से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमको थोड़ा सा अयस्क के बारे में पढ़ना है ना,
अयस्क के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि खनिज क्या है, खनिज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। खनिज क्या है, तो खनिज के बारे में हम कह सकते हैं कि खनिज पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के भूपर्पट्टी में, भूपर्पट्टी क्या होता है ना, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है ना, ऊपरी लेयर है ना, उसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, प्राकृतिक रूप से नेचुरल पाए जाने वाला जो तत्व या यौगिक है ना, जो तत्व या यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज क्या है, तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व और यौगिक जो है वो खनिज कहलाते हैं। अब दूसरा हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो खनिज से रिलेटेड ही पढ़ना है, वो है अयस्क। अयस्क क्या है, अयस्क के बारे में पढ़ना है। तो अयस्क क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वैसे खनिज जिनमें किसी विशेष धातु की मात्रा ज्यादा हो, धातु की मात्रा ज्यादा हो, जो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो, क्या है, हमारे लिए फायदेमंद का सौदा हो, फायदे का सौदा हो। ऐसा नहीं कि खुदाई में ही जितना का वो अयस्क नहीं हुआ, ओर्स नहीं हुआ, उससे ज्यादा खुदाई में ही खर्चा हो गया, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे खनिज जो किसी विशेष धातु की मात्रा उसमें ज्यादा हो और वो हमारे लिए लाभदायक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, है ना, वो अयस्क कहलाता है। किसी भी स्थान पर किसी खास धातु की अगर मात्रा उस तत्व या यौगिक में ज्यादा है तो वो जो है अयस्क या ओर्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ एक्चुअली में हमको कुछ ओर्स के बारे में पढ़ना था, यानी कि कुछ ओर्स के नाम याद करने थे जो सवाल पूछे जाते हैं, वो चीज हमको यहाँ पे पढ़ना था, उसी को याद करना है, ठीक है। तो कुछ नाम लिखते हैं जिसको आपको याद करना है, और ये सवाल कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, आता ही है, आना ही है ना, ऐसे ही कहेंगे कि आना ही है। तो क्या है, पीबीएस गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड का है ना, गैलेना। जेडएनएस जिंक ब्लेंड नाम है इसका, है ना, जिंक ब्लेंड किसका है, तो जिंक का अयस्क है। यानी कि ये जो यौगिक है ना हमारा, इसमें से हमको क्या मिलेगा, सीसा मिलेगा, लेड मिलेगा, है ना। जिंक ब्लेंड, Cu2O क्यूपराइट, नाम से पता चल जाएगा कि कौन जो है किसका अयस्क, किसका है, तो कपर का है। हम कह सकते हैं CaCO3 MgCO3, इसका नाम जो है डोलोमाइट है। आप देखिए कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है, यानी कि ये क्या है, ये दोनों का अयस्क है। नाम याद रखना है, जो नाम हम लिख रहे हैं ना वो नाम आपको याद रखना है। इसका नाम तो वैसे भी जिंक सल्फाइड हो जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं याद रखना है, ये अयस्क का नाम जो है ये याद रखना है। HgS क्या है, सीनेबार, सीनेबार क्या होता है, तो किसका अयस्क है, तो HgS का अयस्क है। उसके बाद हम कह सकते हैं Fe3O4, इसका क्या नाम है, तो कह सकते हैं मैग्नेटाइट, किसका अयस्क है, तो लोहा का है। MnO2 किसका है, तो ये हम कह सकते हैं कि पायरोलुसाइट, नाम से पता चलता है मैग्नीज का है। तो यहाँ पे जो हमको इम्पोर्टेंट कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हमेशा, उनमें से कुछ जो ओर्स है उनका नाम हम यहाँ पे लिखे हैं, उनको जिस नाम से पुकारा जाता है उस नाम को हम यहाँ पे लिखे। ये तो रासायनिक सूत्र है, और अयस्क के लिए रासायनिक सूत्र का नाम नहीं याद होता, बल्कि एक अलग से नाम का इस्तेमाल होता है, और वो ये सारा नाम है जो आपको याद होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि अब तक जो है हम 3 चैप्टर पूरा किए, है ना, केमिस्ट्री के अंतर्गत। जो भी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उनको ज़्यादा हम
इंपॉर्टेंस दिए, जो कम थे उनको कम इंपॉर्टेंस दिए। जो चैप्टर जिस रेशियो में क्वेश्चन जितना पूछता है उसी रेशियो में हम उसको उतना टाइम दिए, जिससे कम पूछता है उसको थोड़ा सा कम का टाइम दिए। ठीक, इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो जो है कार्बन का जो चौथा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, कार्बन से रिलेटेड जो चैप्टर है। उसके बाद जो है आवर्त सारणी से रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा सा बहुत जल्दी में हम उसको निपटा देंगे क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो वक्त का भी ख्याल रखना है, आपके वक्त का भी ख्याल रखना है कि जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए उसी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व कराया जाए। खैर, अब तक जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। क्विक रिवीजन के इस सीरीज में चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और साइंस के यानी कि केमिस्ट्री के हम 4th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और इसकी शुरुआत करते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का आप नाम देखें, नाम से ही पता चलता है कार्बन एवं इसके यौगिक। अगर हम तत्वों की बात करें तो कार्बन क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट है। आज तक लगभग 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट जो है ना नेचुरली पाए जाते हैं। लेकिन 10th क्लास में हम देख रहे हैं कि एक चैप्टर जो है 16 चैप्टर में से एक चैप्टर यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट पर डेडिकेटेड कर दिया है। यानी कि ये क्या होगा, ये कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर ही एक पूरा चैप्टर जो है साइंस का डेडिकेटेड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम करते क्या है ना, जल्दी से हम इसको समझते हैं कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कार्बन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स, जैसे एक काम कर लीजिए। ठीक है, आपने सुबह से अब तक जिन सामानों का इस्तेमाल आपने किया है ना उसका एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी सामान आप यूज किए हैं। जैसे कि अभी जो है मेरे द्वारा बोर्ड का इस्तेमाल हुआ, मैंने ये मार्कर को यूज किया, कुर्सी है ना, मोबाइल यूज किया। आप अपना बना सकते हैं, किताबें यूज किए, दवाइयाँ यूज की, टेबल यूज किया, पेन हमने यूज किया है ना, और भी बहुत सारे बाइक वगैरह, चाबी की वगैरह, शीशा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने सुबह से जिन चीजों को, अपने आसपास के जो भी चीज आपको दिख रहे हैं, आप उनको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि अगर वो आपके पास है तो आपकी जरूरत की चीजें ही हैं, जैसे फैन है ना, साइकिल, ठीक है, बोतल है ना, बोतल लिखते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रोज हमारे द्वारा क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। खाने वाली चीजों में, खाने की चीजें, चावल, रोटी, दाल, है ना। और भी एक लंबा लिस्ट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। अगर आप कहा जाए कि इसको 3 भागों में बांटिए, 3 भागों में बांटने का सीधा सा मतलब क्या है कि आपसे कहा जाए कि एक भाग को बांटिए जिसमें शीशा वाले चीजें आ जाएं, यानी कि जो लेड से बनी हुई है, शीशा से बनी हुई है। और दूसरा क्या कीजिए, ऐसा एक लिस्ट बनाइए जिसमें कोई भी चीज धातु से बनी हुई है। और तीसरा एक ऐसा लिस्ट बनाइए जो इन दोनों से अलग है। तो अगर हम देखें तो बोर्ड जो है ना, दोनों में से किसी में से नहीं आएगा, मार्कर भी दोनों में से किसी में, कुर्सी भी नहीं आएगा, मोबाइल भी नहीं आएगा। मोबाइल का कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, किताबें नहीं आएंगी, दवाइयाँ नहीं आएंगी, टेबल नहीं आएगा, पेन नहीं आएगा। बाइक में कुछ पार्ट जो है ना, बाइक के कुछ पार्ट जो है इसमें आ जाएंगे, है ना। मोबाइल के कुछ पार्ट जो है इसमें आ जाएंगे, कुछ पार्ट आएंगे। शीशा में शीशा आ जाएगा, ठीक है। फैन को भी हम क्या करते हैं, धातु में ले लेते हैं। साइकिल को भी क्या करते हैं, धातु में ले लेते हैं, साइकिल। बोतल हमारा क्या है, प्लास्टिक का है, यहीं पर रहने देते हैं। चावल, रोटी, दाल, यह सबसे अलग है। तो एक तीसरा लिस्ट भी है, थर्ड लिस्ट भी है। अब थर्ड लिस्ट को हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं।
तो थर्ड लिस्ट में कौन कौन चीजें आएंगी? बोर्ड, मार्कर, कुर्सी, मोबाइल, किताबें, दवाइयाँ, टेबल, पेन, है ना। उसके बाद चावल, रोटी, दाल, बोतल, प्लास्टिक का बोतल जो है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो थर्ड लिस्ट में आती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आपको नहीं पता है तो, ये सारी चीजें जो है ना कार्बन की यौगिक की बनी है। यानी कि हमारे द्वारा जितनी भी सामान है, मैक्सिमम सामान जो यूज किए जा रहे हैं, इस्तेमाल में है, हमारे हाथ में मेरा लिया हुआ मार्कर, वो असल में कार्बन के यौगिक के ही बने हुए हैं। कार्बन के, या तो कार्बन के बने हुए हैं या कार्बन के यौगिक के बने हुए हैं, या तो एलिमेंट के हैं या तो यौगिक के बने हुए हैं, यानी कि उसमें कार्बन शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी हर जगह जो है कार्बन मौजूद है। हम खुद कार्बन के बने हुए हैं, हम खुद जो है कार्बन कंपाउंड के बने हुए हैं। जो भोजन हम खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, वो सारे जो है कंपाउंड जो है ना कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड, बिना कार्बन के जो है लिविंग थिंग्स जो भी है इस दुनिया में, जो भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, वो कार्बन कंपाउंड के ही बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। इसलिए कार्बन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो है एक चीज जो है आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है कि पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में कार्बन की मात्रा जो है ना वो 0.03% है, ऑक्सीजन जो है 21% है ना। और हमारे अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि भूपर्पट्टी में, भूपर्पट्टी क्या होता है? पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर होता है ना जमीन का, वो जो है भूपर्पट्टी कहलाता है। तो पूरे भूपर्पट्टी में कार्बन जो है मात्र 0.02% है। आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में इतना कम है और भूपर्पट्टी में भी इतना कम है, उसके बावजूद जो है कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। 0.02%, 0.02% हम कहें तो पूरा जो कोयला आ जाएगा ना पृथ्वी के अंदर, जितने भी कोयला है पृथ्वी के अंदर, जितने भी पेट्रोलियम है, ये सारे इसी 2% जो भी कार्बोनेट है पृथ्वी के अंदर, जो भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, सबको अगर शामिल कर लिया जाए पृथ्वी के अंदर तो वो मात्र 2% है। और हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% है। इतना होने के बावजूद, इतना कम होने के बावजूद भी जो है कार्बन जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन का इंपॉर्टेंट असल में हमको बताना था, इसलिए कि आपको आपके एग्जाम में जो है ना, मैट्रिक एग्जाम में या 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और हम जो है इस चैप्टर पे काफी ध्यान देने वाले हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें वक्त लगा के पढ़ेंगे। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, यह भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी पदार्थ जो है कार्बन के बने हुए हैं, और ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी, डी और लास्ट में कहे सभी। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन मारना होगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो कार्बन के बने हुए हैं, है ना। ए, बी, सी, डी, या ऐसा भी कह सकता है कौन जो है जिसमें कार्बन शामिल नहीं है। तो शीशा जो है ना इसमें कार्बन शामिल नहीं है। चाबी में हो सकता है, बाइक में हो सकता है, पेन वगैरह, मेटल वाला पेन है तो उसमें भी हो सकता है। सॉरी, ये भी कार्बन का बना हुआ है। तो शीशा ऐसा है ना जिसमें कार्बन शामिल नहीं होगा। तो कोई भी 4-5 पदार्थ का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि चलिए बताइए कि निम्न में से कौन से जो है कार्बन के यौगिक नहीं है या कार्बन से नहीं बने हैं। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, कि कौन सी चीजें जो है कार्बन की बनी हुई हैं और कौन सी चीजें कार्बन की नहीं बनी हुई हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कार्बन जो है ना, इस चैप्टर से लगभग 7 से 8-10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। यानी कि यह चैप्टर जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां से 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछ लिए जाएंगे इसी टॉपिक से। इसलिए आप जो है इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। यह टॉपिक जो है थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहां से आपके 6 से 7-8 क्वेश्चन तक यहां से आपके बन सकते हैं। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको समझिए। एक्चुअल में हमको जो पढ़ना है वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन गारंटी है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 6 से 7 क्वेश्चन आएगा। इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है जो समझ पे आधारित हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो याद करने वाले रिलेटेड। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप क्या करें, इसको समझें। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है, और कार्बन आपको मालूम ही है, तो नाम से ही पता चलता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने हुए हैं। तो आपसे ये जो डिफिनीशन है ना, ये भी पूछ लेगा कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से यौगिक शामिल होते हैं, कौन कौन से जो तत्व हैं जो शामिल होते हैं। इतना सिंपल, यही सारी चीजें जो है ना, यहीं से क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो समझिए इसको। चलिए ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी है ना, दो तरीके के होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी 2 तरीके के होते हैं। एक जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपसे सवाल पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। और दूसरा हम कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, इनको हम कह सकते हैं कि ये एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाएंगे या एल्काइन कहलाएंगे। आप अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन जो असंतृप्त है, या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। अगर कोई हाइड्रोकार्बन एल्काइन है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अभी आपको जो है चीजें क्लियर नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं, अपना मैक्सिमम टाइम लगाने वाले हैं। आपको रासायनिक सूत्र भी याद कराएंगे, आपको कैसे देखकर बताना है कि कौन से यौगिक जो है या उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है। अब यहां से कुछ नहीं करना है, आप बस फॉर्मूला है इसका, एल्केन का एक फॉर्मूला है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एल्कीन का एक फॉर्मूला है और एल्काइन का एक फॉर्मूला है। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। हम बात कर रहे थे किसके, हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, देख लीजिए यहां पे। और हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं, या नॉर्मली हम कह सकते हैं 3 तरीके के हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला है ना CnH2n+2, यानी कहने का मतलब अगर कार्बन का संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में क्या होगा, उससे दुगना से 2 ज्यादा होगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि कार्बन की संख्या जो है ना 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। तो 1 का 2 गुना 2 और +2 4, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, ये हो गया, तो ये एल्केन है। ठीक है। ऐसे ही अगर कार्बन 2 है, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4 +2, 2 दूना हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गुना से 2 ज्यादा होगा, तो C2H6 एल्केन है। कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। एल्कीन इसी तरीके से देख लेते हैं, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा,
हाइड्रोजन जो है 6 होगा, 3 दूना 2 गुना होगा, सिंपल सी है, 2 गुना होगा। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन उससे 2 गुना होगा। एल्काइन में क्या है, अगर कार्बन जो है 5 मान लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 2 गुना से 2 कम होगा, यानी कि 2 गुना कितना हो गया 10 और उससे 2 कम 8। तो अगर अब आपसे कोई पूछे, दे दे ऐसे दे दे आपको, है ना, CH4 दे दे, C3H6 दे दे और C5H8 दे दे, और इसमें से आपसे पूछ ले चलिए बताइए कि एल्केन कौन है, तो आपको बस इतना समझ होना चाहिए कि एल्केन जो भी होगा ना वो कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। तो देखिए तो ये है। अगर आपसे पूछ ले कोई एल्कीन बताइए इसमें से एल्कीन कौन है, तो एल्कीन क्या होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं ना जिसमें कार्बन जो होता है ना, कार्बन की जो भी संख्या होती है उससे 2 गुना जो है हाइड्रोजन की संख्या होती है। देखो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है, तो क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा। एक तरीके का एल्कीन है ये क्या है, 2 गुना से 2 ज्यादा है, कार्बन 1 है, 2 गुना कितना होगा 2 होगा और 2 ज्यादा, यानी कि ये एल्केन है। आप देखकर इसको भी बता सकते हैं क्या है कि कार्बन अगर 5 है तो इससे 2 गुना से 2 कम, 5 गुना 10 और 2 कम यानी कि 8, यानी क्या है, एल्कीन है एक तरीके का, कुछ नहीं है। यही चीज आपसे पूछ देगा ऐसे ही कि निम्न में से कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है या कौन एल्केन है, और फॉर्मूला ऐसे दे देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको फॉर्मूला का नाम भी नहीं मालूम है। आप सिर्फ जो है कार्बन और हाइड्रोजन देखकर, आप सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या देखकर बता सकते हैं कि कौन जो है क्या है, कौन एल्केन, एल्कीन या एल्काइन है। अब आपसे कोई पूछ दे कि चलिए बताइए कि इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो 2 गुना से 2 वाला और 2 गुना से 2 कम वाला हम तय कर लेंगे ना। एल्केन जो होगा ना 2 गुना से 2 ज्यादा होगा, 2 गुना से 2 ज्यादा यही है, और ये दोनों क्या है, 2 गुना से 2 है और ये 2 गुना से 2 कम है, यानी कि दोनों ये क्या है, असंतृप्त है। अब जब आपको यह मालूम चल गया कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, एल्कीन एल्काइन क्या है, तो हम कहते हैं कि एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है इसको हम आगे पढ़ लेंगे, जब इसको हम आगे बढ़ेंगे तो इसको समझ लेंगे। तो अब तक जो हमने सीखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है 2 तरीके के होते हैं, एक जो है संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, और दूसरे जो होते हैं अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त होते हैं। अगर ये हटा भी दें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन जो है 3 तरीके के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वो है जिसमें हाइड्रोजन जो है ना कार्बन की संख्या से के 2 गुना से 2 ज्यादा होता है। एल्कीन वो है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना होता है। एल्काइन वो है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 कम होता है। अब आपको अगर कोई बताए, पूछे कि चलिए ये बताइए कौन एल्केन, कौन एल्कीन और एल्काइन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे कि कैसे ये डिसाइड होता है। चलिए अब इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। आपसे एग्जाम जानते हैं कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, ये बताइए इसका नाम क्या है, C6 C5 H12 C3 H6 C5 H8 C2 H2 C3 H4, कुछ भी ऐसे आपको लगभग 100 मिल जाएंगे और 100 में से किसी का भी नाम पूछ सकता है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ ये देखकर, कार्बन देखकर और हाइड्रोजन देखकर कि इनकी संख्या कितनी है हम नाम तय कर लेंगे। कुछ नहीं है, बस आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, आप आसानी से समझ जाइएगा। बहुत सारे हो सकते हैं ना, C6 H14 C6 H12 C6 H10 C3 H8 C5 H12, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मैंने इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और क्या करेगा, बोलेगा चलिए इसका रासायनिक नाम बताइए, तो आपको रासायनिक नाम बताना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम क्या करते हैं, चलिए सीख लेते हैं कि कैसे जो है ये डिसाइड होगा। आप कार्बन देखिए संख्या कितना है और हाइड्रोजन की संख्या देखिए और ये तय कर लीजिए कि उसका नाम क्या है। आप यहां से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, इस चीज से, इस टॉपिक से आप 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आएंगे।
चलिए अब नामकरण कैसे होता है इसको सीखते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 1 है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, मिथ लगा देना है ना। इतना तो याद होना ही चाहिए, इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। कार्बन की संख्या 2 है तो क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, इथ लगा दीजिए, है ना। कार्बन की संख्या अगर 3 है, कुछ मत कीजिए, प्रोप लगा दीजिए, प्रोप लगा देना है। कार्बन की संख्या 3 देखकर प्रोप लगा देना है, बाद में हाइड्रोजन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। आप कार्बन 3 देखिए, प्रोप कह दीजिए। अब कार्बन 2 देखिए, इथ बोल दीजिए। कार्बन 1 देखिए, मिथ बोल दीजिए। इसी तरीके से कार्बन 5 4 देखिए और कहिए ब्यूट, है ना। कार्बन 5 देखिए और कहिए पेंट। कुछ नहीं सोचना है, यहां तक कुछ नहीं सोचना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं और हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन आप देखिए 1 है, मीथ ईथ प्रोप जैसा है उसको बस लगा लीजिए। अब आते हैं एल्केन पे। एल्केन में क्या देखे थे हम, एल्केन में हम देख रहे थे इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, यानी कि अगर 2 गुना से ज्यादा है तो क्या होगा, एल्केन होगा। तो अगर यहां पे 2 गुना से ज्यादा है, अगर ये 4 हो गया, 2 गुना से 2 ज्यादा हो गया। अगर C2 2 गुना से 2 ज्यादा कितना होगा, 2 गुना यानी कि 4 और 2 ज्यादा 6, एल्केन है। क्लियर हो रहा है ना। 2 गुना से 2 ज्यादा 8, 2 गुना से 2 ज्यादा H10, 2 गुना से 2 ज्यादा H12। तो कार्बन 1 देख के मिथ लगा देना है, कार्बन 2 देख के इथ लगा देना है, कुछ नहीं सोचना। अब देख रहे हैं कि ये 2 हाइड्रोजन जो है ना 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना है, इसमें N जोड़ देना है। क्या करना है, N जोड़ देना है, सब में N जोड़ देना है। अब देखिए क्या नाम निकल के आता है, मीथेन आ गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है। बस अब ध्यान से देखते रहिए, ये चीजें अपने आप आपको समझ में आएगी। कार्बन देख के मिथ लगा देना है, 1 है तो मिथ लगा देना है, 5 है तो पेंट लगा देना है, और देख लेना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है देख लेना है। और एल्केन है तो N लगेगा, N जोड़ देना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक इसी तरीके से है। अब हम एल्कीन की बात करते हैं, है ना। अब एल्कीन की बात करते हैं, और एल्कीन का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, CnH2n। कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 होगा, अगर कार्बन जो है 4 है तो हाइड्रोजन 8 होगा, यानी कि कार्बन की हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कार्बन से 2 गुना होगी। फिर उसी तरीके से हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, है ना। एक चीज ध्यान रखना है कि एल्कीन में कार्बन का संख्या 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, इसको हम आगे समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा। कार्बन 3 है एल्कीन में तो हाइड्रोजन 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1 देखकर कार्बन 2 है तो क्या करना है, इथ लिख देना है। कार्बन 3 देखे, क्या करें, प्रोप लिख दिए। कार्बन 4 देखे, ब्यूट लिख दिए। कार्बन 5 देखे, पेंट लिख दिए, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब अगर एल्कीन है, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एल्कीन है, 2 गुना है, कार्बन जो भी है उसकी संख्या का 2 गुना है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इन जोड़ देना है। क्योंकि एल्कीन, एल्केन में N जोड़ेंगे, एल्कीन में इन जोड़ेंगे, एल्कीन में इन जोड़ दिए, इन, है ना। इसमें भी क्या किए, इन जोड़ दिए, इसमें भी क्या करते हैं, इन जोड़ देते हैं। क्या हो गया, इथीन हो गया, क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया, क्या हो गया, पेंटीन हो गया। तो देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है। हम बस कार्बन की संख्या देखेंगे,
कार्बन अगर 4 है, यहां पे लिख लेते हैं, रैंडमली लिख लेते हैं, 5 है और हाइड्रोजन 6 है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कार्बन कितना है, तो सबसे पहले कार्बन 5 है तो पेंट कर देते हैं, 2 गुना है तो क्या करते हैं, पेंट में इन जोड़ देते हैं, पेंटीन हो गया। अगर 2 गुना से ये 2 ज्यादा होता, 2 गुना से 2 ज्यादा होता तो क्या करते हैं, पेंट है उसमें हम 2 गुना से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन का फॉर्मूला है, पेंटेन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, लास्ट वाले हाइड्रोकार्बन को देखते हैं क्या आएगा। अब आप लगभग समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, आप लगभग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। CnH2n -2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या जो होगा ना 2 गुना से 2 कम होगा, कार्बन की जो भी संख्या होगी उससे हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 कम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी C2 है, C2 से ये भी स्टार्ट होगा, C1 नहीं रहेगा इसमें, C2 कर देते हैं, C3 C4 C5 यहीं तक रहने देते हैं। और इसमें क्या करेंगे, अब फिर हमको वही काम करना है, कुछ नहीं करना है, इथ लिख देना है, प्रोप लिख देना है, ब्यूट लिख देना है, पेंट लिख देना है। कार्बन जहां देखें 3 कार्बन देखने तो प्रोप लिख दें, चाहे एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो, इतना कर लेना है कार्बन की संख्या देखते हुए। हाइड्रोजन को क्या करना है, देख लेना है, 2 गुना से 2 कम है तो 2 गुना कितना होगा, 4, 2 कम है 2 हो जाएगा, 2 गुना से 2 कम 4, 2 गुना से 2 कम 6, 2 गुना से 2 कम 8। अब हम देख रहे हैं कि 2 गुना से 2 कम है यानी कि एल्काइन है, तो क्या जोड़ेंगे, इसमें आइन जोड़ेंगे, एल्काइन है ना, आइन आइन, तो इसमें आइन जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे आइन जोड़ देंगे, क्या हो गया, इथाइन हो गया ना, प्रोपाइन हो गया। आपको इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा और लोग जो है छोड़कर चले आएंगे, क्योंकि समझते हैं कि ये बड़ी मुश्किल काम है। आधा घंटा में आप 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाले हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आने वाले हैं। तो अब जो है हम एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ लिए, एक बार इसको हम आपसे रिवीजन करा देते हैं कि क्या आप तक पढ़े हैं, आप फिर से इसको जोड़ पाएंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने हाइड्रोकार्बन शुरू किया था, है ना। हाइड्रोकार्बन में हम देखें कि एक जो है एल्केन है, एक एल्काइन है और एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। फार्मूला देख लिए, हमको यह मालूम था एल्केन जो है ना ये सैचुरेटेड कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है, और ये दोनों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको समझेंगे कि क्यों है असंतृप्त, क्यों है। तो हम क्या करते हैं, तीनों में से एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और समझते हैं कि एल्केन एल्कीन और एल्काइन में ऐसा डिफरेंस आता क्यों है, और संतृप्त या और असंतृप्त क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, प्रोपेन ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, प्रोपेन, दूसरा प्रोपीन और तीसरा प्रोपाइन। आपसे जो पूछने वाला ना स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेगा उसको भी देख लेते हैं। प्रोपेन का हमको मालूम है कि C3H8, प्रोपीन C3H6, C3H4, यही है ना, प्रोपाइन प्रोपीन प्रोपेन। अब हम इसको स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा तो कार्बन 3 है ना, तो कुछ नहीं करना है, कार्बन को 3 कार्बन को ऐसे, ये जो है ना बीच में ये बॉन्ड है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, हमेशा ध्यान रखना है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन का देखो तो 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, इसका भी एक, इस कार्बन का 1 2 3 4, और इस कार्बन का 1 2 3 4। तो 3 कार्बन क्या कर रहे हैं, 8 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, H H H H H H H H हो गया। कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे तो तुम देख लो, इस कार्बन का भी 4 हो गया, 1 2 3 4,
इस कार्बन का भी 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 4, यानी कि चारों का चारों बॉन्ड क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और 8 हाइड्रोजन जाके उनसे जुड़ जा रहा है। लेकिन कार्बन 3 है और हाइड्रोजन क्या हो गए, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 6 ही है। तो अगर हम 8 बनाए, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, एच कर देते हैं इसको। अगर हम इसको 8 बनाए, फिर से शुरू करते हैं, बनेगा तो 8 ही, लेकिन हमारे पास क्या है, कार्बन 6 ही है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो हमको क्या करना है ना, 2 हाइड्रोजन को कम करना है, और कार्बन का ये 4 पूरा भी करना है, इसका भी 4 ये पूरा करना है, 4 हो गया, इसका भी ये 4 बॉन्ड पूरा करना है, और इसका वाला भी ये 4 बॉन्ड पूरा करना है। तो हम करेंगे क्या ना, देख लीजिए, सी सी सी, एक को हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, एक को डबल बॉन्ड बना देंगे। और अब देखते हैं कि कार्बन का पूरा होता है या नहीं। एच एच एच, इसका 4 पूरा हो गया, इस कार्बन का 4 पूरा हो गया ना। इस कार्बन का देखिए कि 3 पूरा है, एक यहां और 2 यहां, किसको कितना चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। और यहां पे देखिए कि इस कार्बन का भी क्या है ना, 2 बॉन्ड पूरा हो गया, और इसको भी कितना चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। अब काउंट कीजिए तो हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन जो है 6 हो गया, हमारा कार्बन भी 6 हो गया, और इसका भी 4 पूरा हो गया, 2 3 4, और इसका 2 3 4, इसका भी पूरा हो गया। लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं ना, कि 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ऐसा है जो डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, द्विअबंध बना रहा है, द्विअबंध बना रहा है। यहां पे सारा क्या था, एकल अबंध था, सिंगल बॉन्ड था, एकल अबंध था, सिंगल बॉन्ड था। अब एल्कीन की तरफ, एल्काइन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं। कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी सिर्फ 4 है, 4 को एडजस्ट करना है, और कार्बन का चारों बॉन्ड जो है ना उसको भी मैनेज करना है। तो हम क्या करते हैं ना, कार्बन के एक बॉन्ड को 3 कर देते हैं, कार्बन के एक बॉन्ड को 3 कर देते हैं, और कितना करना है, 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का ये 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4। इसका देखो तो इस कार्बन का पूरा है ना 4, एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 इसका पूरा हो गया है। और इस कार्बन का 3 पूरा हो गया, 1 2 3, इसको सिर्फ 1 चाहिए, एडजस्ट हो गया। इस कार्बन का भी 4, इस कार्बन का भी 4, इस कार्बन का भी 4, बॉन्ड पूरा हो गया। हाइड्रोजन भी क्या हुआ है, उसके हिसाब से एडजस्ट हो गए। यहां पे कम से कम एक ऐसा हो रहा है ना कि 2 कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने ना, तो आप कह दीजिए कि वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड देख ले किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आप कहिए कि हाइड्रो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि कौन जो है असंतृप्त है और कौन जो है असंतृप्त है। अगर कार्बन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा है तो वो संतृप्त है। अगर कार्बन की संख्या अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा है कार्बन से, तो वो संतृप्त है। और अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 या 2 गुना से 2 कम है कार्बन की तुलना में, तो वो असंतृप्त होंगे और इस तरीके से बनेंगे। अब ये क्या करते हैं ना, ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। इसी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होता है ना कि एल्कीन, इसका मतलब क्या हुआ ना कि एल्कीन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है और एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ही क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं। और एल्केन जो है ना, एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो अगर यहां से आपने इसको देखा होगा तो आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए। आपको यहां से अभी जो हम और थोड़ा देर पढ़ने वाले हैं, यहीं से आपको
5, 6, 7 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और इंपॉर्टेंट है, और बिना समझे हुए ना ये क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। ये याद करके नहीं बनेगा, ये याद करके नहीं बनेगा, इसका गारंटी है। इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अब देख लिया, अब हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ लिया। जैसे एक हाइड्रोकार्बन हम क्या करते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन इसको भी लिख लेते हैं C4H10, इथेन भी ले ही लेते हैं, है ना, इथेन C2H6, मीथेन भी कर लेते हैं जब आ ही गया है तो, मीथेन मीथेन CH4। चलिए अब आगे हमको समझना है, आगे हमको समझना है। एक ही एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन का ले लेते हैं, C इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन को एडजस्ट कर देते हैं, सॉरी हाइड्रोजन को एडजस्ट कर देते हैं। 8 हाइड्रोजन आ गए यहां पे। तो कुछ यौगिक ऐसे है ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप है, कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो क्या करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वो क्या करते हैं ना कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में आते हैं और एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और खुद आकर वहां पे क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे C2 इथेन में भी देख लेते हैं, 6 है, 6 एडजस्ट हो गए, 6 एडजस्ट हो गए। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो आते हैं और किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, हम R लिख देते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और ये जो पहले जो हमारा ये इथेन था ना, पहले जो इथेन था, इसके पूरे क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। पूरा क्वालिटी जो है ना चेंज हो जाता है। आकर कोई भी एक हाइड्रोकार्बन जुड़ गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, और इस पूरे का क्या हुआ, हमारा पूरा जो है ये यौगिक जो है इसका पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया, एक नया पदार्थ बन गया। तो उस टाइम में जो हम ये चीज पढ़ रहे थे ना कि कार्बन जो है क्या करते हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि जितने पूरे एलिमेंट मिलकर यौगिक नहीं बनाते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते हैं, कार्बन उतना अकेले जो है उनके साथ मिलकर बना लेता है। और यही रीजन है कि हम देखें कि हाइड्रोकार्बन की संख्या कितनी है। अब ये भी देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरा आता है और किसी एक H को, हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पे एडजस्ट हो जाता है, खुद वहां पे क्या करता है, एडजस्ट हो जाता है, और एक नया जो है यौगिक बनाता है, एक नया कंपाउंड बनाता है। तो वही हमको क्या करना है, उसी हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, उसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो है हमको पढ़ना है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप। इसमें है सबसे पहले जो आएगा ना एल्कोहल, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, है ना। उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, इसका क्या है, COH, ऐसे ही नॉर्मली अभी लिख रहे हैं हम ना। उसके बाद आता है कीटोन, कीटोन का क्या होता है, CO, और लास्ट में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ नहीं होता है, COOH होता है। ये क्या करेंगे ना, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है ना, नाम याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछता है ऐसे, ये देकर पूछ लेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछ लेगा, सिर्फ दे देगा CO और पूछेगा कौन, इसका नाम क्या है, तो आपको बताना को पड़ेगा कीटोन। एल्डिहाइड COH दे देगा और उसका नाम पूछ लेगा आपसे, चलिए बताइए, तो एल्डिहाइड बताना पड़ेगा। OH देखकर आपको एल्कोहल बताना पड़ेगा, COH देखकर आपको बताना पड़ेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है। COH ये पहचानना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर ये एल्कोहल है, तो लास्ट में जब ये जुड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन को हटाकर
तो ये क्या करता है, लास्ट में ओल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ऑल। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऑल, ऑल। एल्डिहाइड है, ये जब लास्ट में हटाएगा ना, एल्कोहल यहां पे लिख देते हैं OH, COH, ये जब आएगा ना तो क्या करेगा, ये अल हो जाएगा, अल, अल। उसके बाद कीटोन, कीटोन अगर आएगा लास्ट में जुड़ेगा तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, ओन। अभी इसको समझ लेंगे, आसान हो जाएगा, अभी आपके लिए आसान हो जाएगा, अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। और अगर लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, COH, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वो किसी के साथ जुड़ता है तो ओइक एसिड हम कहते हैं उसको, ओइक एसिड लास्ट में जुड़ता है, ओइक। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी एक का लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, प्रोपेन को ले लेते हैं ना, C3, C3 क्या था, 8 होगा ना, C3 8 होगा, तो ऐसे होगा ना, C3 8, ठीक है। यहां पे तो हम पहले ही समझे कि क्या करेगा ना, कि उस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक को रिप्लेस कर देगा और खुद आकर जुड़ गया। अगर हाइड्रोजन जुड़ा, अगर एल्कोहल जुड़ा, एल्कोहल, अगर एल्कोहल जुड़ा, OH जुड़ा, तो क्या जुड़ेगा नाम के आगे, ऑल, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। C3H8 क्या है, प्रोपेनॉन है ना, प्रोपेनॉन है, प्रोपेन है, सॉरी प्रोपेन है, तो क्या जुड़ेगा, अगर OH जुड़ेगा यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड जुड़ता है, COH जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनैल, प्रोपेनैल, है ना। और अगर कीटोन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ये प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ऑल जुड़ा ना, प्रोपेनैल, नैल, प्रोपेनोन, ओन जुड़ जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। और ओइक जुड़ेगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको अगर OH जुड़ा हुआ दिख जाए तो अल लगा देना है, प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर आपको एल्डिहाइड जुड़ा हुआ दिख जाए तो क्या करना है, अल लगा देना, प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपेनैल हो जाएगा। और अगर वहां पे कीटोन जुड़ जाए, CO जुड़ जाए, तो क्या करना है, प्रोपेन के आगे ओन लगा देना है, प्रोपेनोन हो जाएगा। और अगर लास्ट में COH जुड़ जाए तो क्या करना है, ओइक एसिड लगा देना है, यानी कि प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हम कवर किए हैं, है ना। और कुछ नहीं करना है, ये उतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल लगता है, लेकिन समझाना जरूरी था। एग्जाम के व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, इसलिए इसको समझाना जरूरी था। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया हो तो एक बार दो बार और देखिए, और इसको जरूर देखिए, इस वाले टॉपिक को जरूर देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा और कई तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाना सिखाया, स्ट्रक्चर देकर नाम पूछेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन दे देगा और उसका नाम पूछ लेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन दे देगा और पूछ लेगा कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है या असंतृप्त है। तो आपको मालूम है कि एल्कीन और एल्काइन होंगे तो असंतृप्त होंगे, एल्केन होगा तो संतृप्त होगा। तो जितने भी तरीके से थे, फिर हम देखे आपको फंक्शनल ग्रुप जोड़कर देखे, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बताया। वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में डायरेक्ट पूछ लेगा, OH नाम देकर पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा एल्कोहल है। CO देकर पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है, तो आपको कीटोन बताना पड़ेगा। या हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जोड़ के उसके बाद नाम पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। एल्केन वाले में बस कहीं अल लगा देना है, कहीं एल लगा देना है, कहीं ओन लगा देना है और कहीं ओइक एसिड लगा देना है, और देखकर क्या करना है, उसका नामकरण कर देना है। नामकरण से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस।